हाँ, मोदी 3.0 का ये बजट सामने आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट अपना सामने रखा है और मध्यम वर्गीयों के लिए खास तौर से पिटारा खोल दिया गया है, जहां 12 लाख तक की इनकम पर छूट दी गई है, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात सामने आई है, जहां लगातार लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 लाख तक उन्हें छूट मिलेगी, जिसकी उम्मीद और आस लगाए वो बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें और ज्यादा खुश होने का मौका दे दिया है, जहां 12 लाख तक अब टैक्स नहीं देना होगा। और कई महत्वपूर्ण कदम जो है इस बजट के जरिए उठाए गए हैं, जहां खास तौर से अगर रोजगार की बात करें तो लेदर क्षेत्र में 22 लाख लोगों को रोजगार का प्रावधान भी इसमें देखने को मिला है। किसानों के लिए कुल मिलाकर अगर कहें तो संतुलित ये बजट सामने आया है, जहां किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण ये बजट समझा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बजट बेहद ही खास है। साथ ही साथ गिग वर्कर्स के बारे में भी इस बार इस बजट में सोचा गया है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं हेल्थ सेक्टर पर खासा फोकस किया गया है, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार की तरफ से बजट जो है अच्छा आवंटित किया गया है। और वो तस्वीरें देखिए उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंह मीठा कराया बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और ये कुल मिलाकर तस्वीरों का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं बजट के बारे में, जो कि सामने आया है, जो कि सबको उम्मीदें थी कि आखिर उनके लिए क्या होगा इस बजट में। और आम जनता की अगर बात करें तो मध्यम वर्गीय को हर बार कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का सरकार सोचते हुए चलती है, ऐसे में कई ऐसे प्रावधान भी होते हैं जिनका असर जो है लंबे समय के दौरान सोचते हुए लिया जाता है। लेकिन इस बार आप देखेंगे मध्यम वर्गीय के लिए कुल मिलाकर अपार संभावनाएं जो है देखने को मिल रही हैं, जो कि सबसे ज्यादा आकर्षित कहीं ना कहीं इस बजट में करने वाली बात है। और तस्वीरें हैं सामने आपके, साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका विश्लेषण क्या कहता है। एमएसएमई सेक्टर में जो बड़े प्रावधान किए गए हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है। बिहार में जो बड़े जिक्र किया गया है बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार के खास तौर से पर्यटन क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए हैं उसका क्या लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर संतुलित ये बजट समझा जा रहा है। क्या अलग अलग मिशन है, अलग अलग सेक्टर्स पर कितना फोकस हुआ है, ये जानेंगे जानकारों से कि आखिर इस बजट को वो किस तरीके से देख रहे हैं। और बजट, क्योंकि बजट आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, इसके लिए खास तौर से ये बजट है। और उसी की देखिए एक झलक क्योंकि इस बजट में देखने को मिल गई है। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट बेहद ही दिलचस्प, और इसी पर चर्चा, जहां मिडिल क्लास के लिए अपार संभावनाएं इस बजट से नजर आ रही हैं। हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं, आपको रूबरू करवा देती हूं। राकेश सिंह परमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और जरा आपका विश्लेषण जानना चाहूंगी इस बजट के लिए, क्योंकि देखिए संतुलित ये बजट कहा जा रहा है, 12 लाख तक की इनकम पर छूट है, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना होगा। किस तरीके से राहत दी गई है अलग अलग सेक्टर्स को? नमस्कार। आप संतुलित कहे तो असंतुलित कहे तो असंतुलित कर दिया। राजनीतिक लोगों को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया इस बजट में। उम्मीद तो कोई भी नहीं कर रहा था कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाएगा। यह इसलिए हुआ कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखा था, उसने मध्य वर्ग को टारगेट करने का प्रयास किया था। दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। इस बजट को ध्यान देखिए, अब तक 1952 से आज 2025 तक मध्य वर्ग पूरे देश का बोझ उठाता था, चाहे वो बिजली का फ्री देना हो, राशन फ्री देना हो, और जो भी सब्सिडी लोगों को दी जाती थी वो मध्य वर्ग के इनकम से ही दी जाती थी। लेकिन मध्य वर्ग को कभी कुछ नहीं दिया गया। मतलब कमाऊ पूत का अवहेलना शुरू से होता रहा है। अब की बार नरेंद्र मोदी ने यह मिथ को तोड़ा है और सीधा 12 लाख तक, मतलब 12,70,000 तक अगर आपके पास आमदनी है तो आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। उसका इनडायरेक्ट फायदा होगा कि लोग खरीदारी करेंगे, ऑटो सेक्टर उठेगा, हाउसिंग सेक्टर उठेगा, और जीएसटी से ज्यादा कमाई होगा, क्योंकि जब आप कुछ भी खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी पर के वजह से आमदनी होगा। इनकम टैक्स में बचाव हुआ है पर जीएसटी से तो आएगा। मतलब भारत सरकार के खजाने पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान है वो जीएसटी से भरपाई हो जाएगा सरकार के पास ही। लेकिन जो सिंबॉलिक थी
अभी मधुबनी पेंटिंग की सारी सीतारमण जी पानी थी। मखाना बोर्ड का गठन और बिहार में कई परियोजनाएं और एयरपोर्ट का देना बिहार के लोगों को टारगेट करेगा और पूरा उत्तर भारत के लोगों को टारगेट करेगा। यह राजनीतिक रूप से भी राजनीतिक बजट है। बिहार में चुनाव इस साल के अंत तक, दिल्ली में अभी 2 दिन बाद मतदान होने वाला है। तो मध्य वर्ग जहां जहां है वो अत्यंत खुश होगा और उन सभी लोगों के लिए इसमें वो सब कुछ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। मैं कल 2-3 चैनलों पे, हमें कहा 7-8 लाख तक जा सकता है। एक पत्रकार से कहा नहीं 10 लाख कर देते हमारे तनख्वाह में आ जाएगा। 12 लाख तो हमने मांगा ही नहीं था। जी जी, मतलब तो नहीं मांगा, मोदी जी ने दिया। थैंक्स टू मोदी जी। इसमें आलोचना का कहीं कोई गुंजाइश है नहीं कि मैं पत्रकार के रूप में कुछ कमी निकालूं। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है मोदी जी की बल्ले बल्ले, बाकी सब थले थले। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद जिस तरीके से उससे ज्यादा मिल गया है तो लोगों के चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। एक और खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रवीण सिंघल, अर्थशास्त्री वो जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बजट सामने आ गया है और मध्यम वर्गीय खासा खुश नजर आ रहा है। आपको इस बजट में क्या कुछ दिख रहा है? प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रवीण जी, आपने शायद ऑडियो म्यूट कर रखा है, उसको एक बार अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। हाँ, मेन तो इसमें जो हमें मध्यम वर्ग को छूट मिली इनकम टैक्स के अंदर, ये अनएक्सपेक्टेड है। हमने सोचा था कि 7 लाख की जगह ये 8 लाख या 10 लाख हो जाएगी, और ये 12 लाख हो गई है। और सैलरीड पर्सन के लिए 12,20,000 रुपए की गई है। इसके अलावा टीडीएस के अंदर भी छूट दी गई है। जैसे रेंट की इनकम होती थी, मेनली रेंट की इनकम फीमेल्स को ज्यादा होती थी, तो 2,40,000 पे टीडीएस कटता था, अब 6 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा। ये भी एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। और मेन फोकस ये है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, उसमें भी क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक ये देखने वाली बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें चेंजेस होंगे। एक जो हमारी इनकम टैक्स या जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स की जो है उसको बिल्कुल सरल बनाया जाएगा, क्योंकि अब काफी कम्प्लीट हो चुका है। नए नए प्रोविजन आते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से टैक्स हमारा जो है काफी कम्प्लीट हो चुका है। लोगों को पता चलता है क्या अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट नहीं आया, इनकम टैक्स में कोर्ट ने क्या फैसले दिए, क्या फैसले नहीं दिए। तो अब नया इनकम टैक्स बजट आएगा, उसमें हो सकता है कि काफी रिलीफ हमें फिर से मिले। बिल्कुल। देखिए, बजट ने सभी को चौंका दिया है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीए मनीष गुप्ता, ट्रेजरर हैं आईआईए से। वो सीए मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और आपकी जुबानी जानना चाहूंगी, क्या विश्लेषण आपका कह रहा है इस बजट को लेकर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एमएसएमई सेक्टर हो, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा बजट है कि संतुलित कहा जा रहा है। जो लक्ष्य रखा गया था और जो सर्वे सामने आया था जिसमें 6.32 6.8% बताया जा रहा था, उस दिशा में आप कितना महत्वपूर्ण और बड़ा ये बजट समझ रहे हैं? बहुत ही अच्छा बजट दिया है हमारे एफएम ने और मोदी साहब की गवर्नमेंट ने। मैं कांग्रेचुलेट देना चाहूंगा कि इन जो आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी, हम लोग सोचे थे जो स्लैब है वो 7 लाख से 10 लाख कर देंगे, इसको बढ़ा के 12 लाख का स्लैब कर दिया है, जिससे आम जनता को, अगर आप स्लैब वाइज चलेंगे तो अगर उसकी इनकम 8 लाख की इनकम है तो कोई टैक्स, 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। और उसमें उसको जो बेनिफिट मिल रहा है स्लैब वाइज, वो 80,000 रुपीज तक का लास्ट टाइम से अगर कंपेयर करेंगे तो 80,000 रुपए की उसकी सेविंग हो रही है, जो अल्टीमेटली कंजम्पशन में जाएगी, इन्वेस्टमेंट में जाएगी। दूसरा जो इन्होंने किया है, कुछ टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजन में भी इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। जैसे प्रवीण जी ने बताया कि जो रेंट पेइंग टैक्स लगता था वो 2.4 लाख से लेकर 6 लाख कर दिया है। जो सीनियर सिटीजन को तो इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन के सेविंग पे जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट की एग्जम्पशन थी टैक्स की, वो 50,000 थी, उसको 1 लाख कर दिया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी काफी अच्छा प्रोविजन किया है इस बार जो स्कीम लगाई है हमारे एफएम साहब, एफएम मिनिस्टर। जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज थे, उनको पहले 5 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर लोन मिल सकता था, उनको बढ़ा के उसकी सीमा बढ़ा दी गई है, उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। अब 10 करोड़ तक का लोन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं वो जो है अवेल कर सकते हैं। और उनकी जो लिमिट थी, जो 5 करोड़ की लिमिट थी माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए, टर्नओवर की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइज की जो लिमिट थी वो 50 करोड़ रुपीज की थी। अगर 50 से आपकी 51 करोड़ की आपकी सेल टर्नओवर हो जाती है तो आपको टैक्स, आपको जो है यू डोंट एलिजिबल टू अवेल दिस स्कीम, तो उसको बढ़ा के 50 करोड़ से 100 करोड़ पे कर दिया गया है।
और वो भी जो है आज की डेट में 10 करोड़ तक का लोन जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर ले सकते हैं। काफी प्रोत्साहन है अपने एमएसएमई के लिए। और इसी तरह से मीडियम एंटरप्राइजेस को भी 250 करोड़ से टर्नओवर बढ़ा के 500 करोड़ तक की एलिजिबिलिटी कर दी है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोत्साहन दिया है। सिमिलरली स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप में जो पहले हम लोग 10 करोड़ तक की जो है 100 करोड़ की टर्नओवर पे 10 करोड़ तक का स्कीम थी कि 10 करोड़ तक की हम जो है गारंटी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट लोन दे सकती थी, बैंक लोन दे सकते थे, उसको बढ़ा के 20 करोड़ भी कर दिया है। एक और अच्छा इन्होंने प्रावधान किया है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, एमएसएमई एक्सपोर्टर हैं, वो 20 करोड़ तक का टर्म लोन जो है दे कैन अवेल इन अंडर दिस स्कीम विदाउट गिविंग एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। क्योंकि एमएसएमई की सबसे बड़ी मुसीबत ये होती थी, सबसे बड़ी परेशानी होती थी कि उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती थी, और जब भी बैंक में जाते थे तो बैंक वाले उनसे ऑलवेज आस्क फॉर दी सिक्योरिटी। तो ये एक बैंक का बड़ा अच्छा कदम, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने एमएसएमई को, जिसका बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है एक्सपोर्ट में भी और हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी, उनको राहत दी है, उनको एक प्रोत्साहन दिया है कि वो जाके बैंकों से लोन ले। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जिनकी टर्नओवर अब 10 करोड़ तक हो गई है, उनको 5 लाख तक एक क्रेडिट कार्ड दिया है कि वो 5 लाख रुपए अपना क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे लेके अपने जो है डे टू डे वर्किंग कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा जो एमएसएमई फोकस बजट है वो दिया गया है। बट अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो हम चाह रहे थे, जो इस बजट में मैडम ने पूरी नहीं करी है। मैं चाहूंगा कि एक बार उसको रिव्यू कर लिया जाए। जैसे हम चाह रहे थे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स तो मैडम ने 30% से 25% कर दिया था, बट जो एलएलपी है, जो फर्म है, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हमारे जो उद्योग बंधु हैं, जो एमएसएमई है, वो सारे के सारे जो है दे आर नॉट गोइंग फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ कंपनी में नहीं जाते हैं। वो उनको प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में फर्म में काम करते हैं, उनमें अभी भी इनकम टैक्स 30% है। तो मैं चाहूंगा कि वो 30% को भी एट पार लाया जाए, क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनको तो 25% टैक्स देना पड़ रहा है, बट जो छोटे जो उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उनको अगर वो प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं तो उनको भी आज 30% टैक्स देना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैडम ने वो 75,000 रखा, दो उन्होंने लिमिट बढ़ाई है, बट अभी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि 75,000 को 1 लाख रुपीज का हम लोग जो है कर देंगे। कोई जो ओल्ड रेजीम है, इनकम टैक्स के जो ओल्ड रेजीम है, उसमें मैडम ने कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। बेसिकली हमारा जो गवर्नमेंट का मानना है कि सब नए रेजीम में जाए, पर कुछ हमारे सीनियर सिटीजन हैं, कुछ जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ना ही इन्होंने एटीसी के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक हमारी जो एटीसी के इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है उसको बढ़ा देंगे, उसमें भी हमें कोई राहत नहीं दी गई है। और जो ओल्ड रेजीम है उसमें भी कोई स्लैब रेट चेंज नहीं किया गया है। एक और हम जो प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और इंजीनियर्स हैं, उनमें एक प्रावधान होता है इनकम टैक्स के अंदर, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें 44 एडीए के अंदर हम लोग जो है, हमें जो है 50% जो है ग्रॉस रेवेन्यू का हमें डिडक्शन मिलके हम टैक्स दे सकते हैं। मतलब हमारी जो इनकम है अगर 10 लाख की है तो इट इज ट्रीटेड एज 5 लाख रुपीज और उस पर टैक्स देने आ जाता है। तो मेरा ये भी मानना है बीइंग अ प्रोफेशनल कि वो 50% प्रावधान जो है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर दिस थिंग, क्योंकि हमारी आज की डेट में जो हम वर्किंग करते हैं तो इनकम जो है ऑलरेडी 35% के आसपास आती है, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बढ़ गई है और बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस पे भी हम चाहते थे एक रुझान हो कि मैडम इस पे भी थोड़ा सा हमें जो है, जो 50% हमारा जो रेट है एग्जम्पशन का सेक्शन 44 एडीए में, जिसमें 50 लाख तक के जो छोटे प्रोफेशनल हैं उनको एक राहत दी गई है, तो उसमें भी अगर एक बार उसको रीलुक करेंगे, थोड़ा बेनिफिट दिया जाए, तो ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छा है, एमएसएमई को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है और काफी जगह इन्वेस्टमेंट करी गई है। तो मैं अच्छा बजट कहूंगा इसको फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, वाकई इस बजट में कई महत्वपूर्ण बातें और जिस तरीके से आपने उल्लेख किया है कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी और साथ ही साथ जो मिला भी है वो कितना ज्यादा लाभकारी है भारत के लिए और विकसित भारत का, क्योंकि हम लोग सपना देख रहे हैं तो उसको भी तो साकार करना है, उस दिशा में भी बड़ा कदम। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ खास मेहमान लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आपके पास आ रही हूँ परमार जी, क्योंकि देखिए इस बजट को ज्ञान कहा जा रहा था। अब ज्ञान में बात करें गरीबों की, युवा की, अन्नदाता की और नारी की, तो आपको किस तरह से समाहित ये बजट नजर आ रहा है इस क्षेत्र में?
ज्ञान से पहले एक विशेष बात कह दूं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय गुप्ता जी कहते तो ज्यादा अच्छा होता। सरकार ने टैक्स पेयरों पर भरोसा किया है। अब 4 साल तक का टाइम हो गया है रिटर्न जमा करने का। वो इनकम टैक्स अफसरों की जो डंडा पड़ी रहती थी ना गरीब आदमी पर, वो हट गया है। दूसरा, जो स्कूटनी में छूट सरकार ने दिया है, गुप्ता जी के पास ज्यादा केस आता होगा ना, लोग इनके पास आते होगा, सर हमारा स्कूटनी में केस फंस गया है, तो गुप्ता जी हमसे ज्यादा बढ़िया बताते। स्कूटनी सर आप समझ रही है, आपके ऊपर तलवार हटा दिया है सरकार ने। मतलब आप स्वयं पर, आप पर सरकार ने भरोसा किया कि पहले आपको पूछा जाएगा कि यह क्या है, आप पर भरोसा किया जाएगा। अब एकदम नीरा कोई बेईमानी करेगा तब तो सरकार का डंडा चलेगा, और वो ठीक है। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, सीतारमण जी को धन्यवाद। अब आते हैं आपके ज्ञान पर। देखिए, महिला जो नई स्टार्टअप है उसका सीलिंग बढ़ा दिया है सरकार ने। इंश्योरेंस में 100% एफडीआई आएगा। अब किस किस सेक्टर में आएगा वो उनके भाषण में नहीं था, वो तो डिटेल जब आएगा तब पता चलेगा जी। अगर कृषि पर इंश्योरेंस 100% बाहर से आता है तो मार्केट में प्लेयर बढ़ेंगे तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप देख लीजिए, पहले हमारे जमाने में, आपको तो पता भी नहीं होगा, 3 ही गाड़ी होती थी, ईएसडी, राजदूत और बुलेट। इसमें सही था कि नया लड़का होगा तो राजदूत पे बैठेगा, पहाड़ी आदमी ईएसडी पे बैठेगा, और पुलिस और ठेकेदार बुलेट पे बैठेगा। अब जो मार्केट में नया आया ना, तो अब आज गाड़ियों की कमी नहीं है। पहले मोबाइल में ना 16 रुपए आने का 16 रुपए जाने का था जब मेरे पास मोबाइल था। अब लोग कह रहे हैं कि फ्री मोबाइल है, ले जाओ, आवागमन सारा फ्री है। क्यों? क्योंकि फील्ड में प्लेयर बढ़ गए हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई बनने से बाहर की प्रोफेशनल इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ आएंगी तो बढ़िया काम करेगी। इससे गरीब लोगों को ज्यादा फायदा होगा। हर तरह के इंश्योरेंस सेक्टर, कोई साइकिल का इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इंश्योरेंस प्रैक्टिस में नहीं है, बहुत कम। 2 चीजों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो 140-50 करोड़ की हमारी आबादी है। पैन कार्ड कितने लोगों के पास है, गुप्ता जी को हमसे ज्यादा पता होगा। अच्छा, जितना पैन कार्ड है वो रिकॉर्ड में है, उसमें टैक्स कितना देते हैं वह भी सरकार को जानना होगा। अच्छा, जो टैक्स देते हैं, अब जैसे 12 लाख हो गया ना, इस बार मेरा इनकम टैक्स 12 लाख तक पहुंच जाएगा, जो पहले 3 लाख तक था। अचानक 1 महीने के अंदर मैं 12 लाख के अंदर आ जाऊंगा। यह जरा रोका जाए, क्योंकि देखिए 140 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपया देंगे तो 140 करोड़ रुपया होगा। लेकिन अगर 10 आदमी देगा 140 राकेश जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरा कीजिए, लेकिन माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं बजट पे, वो सुनवाते हैं। और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, सब काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर रही, गलत, बहुत लेंथी कर दिया, बहुत, कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत नहीं। ये तो मैं ऐसे ही बोल देता तो हमारा। तो देखिए बजट को लेकर लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां अमित शाह ने भी इसे कहा है कि विकसित भारत के लिए पूरी तरीके से समाहित ये बजट है। तो देखिए लगातार चर्चा पर वापस आते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर करना चाहिए था, जैसे सर ने कहा कि एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन यह है कि जो पीएफ पर इंटरेस्ट पर जो टैक्स करता था वो बेवकूफाना हरकत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चिदम्बरम साहब ने क्यों किया था। एक देखिए, मैं वेतन भोगी हूं तो पहले मेरे आमदनी पर इनकम टैक्स कट गया, मैंने अपने पैसे में से पैसा कटवाया हुआ है। आप जिस पर पूरी टैक्स लग गई है और उस पर टैक्स लगना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो सीधा आदमी का खून खींच लेते। वह यह सरकार को सोचना चाहिए, इतनी जनहित वाली सरकार है कि पीएफ के इंटरेस्ट पर टीडीएस क्यों कट रहा है, टैक्स क्यों कट रहा है, वो चीजें हटाइएगा तो पूरा मजदूर वर्ग प्रभावित होगा। जैसे आपने मध्यम वर्ग को प्रभावित किया है, आप मजदूर वर्ग को प्रभावित कीजिए, तब जाकर के होगा। दूसरा क्या है कि पीएफ की सीलिंग को जरूर बढ़ाया जाए। 15,000 रुपया पीएफ की सीलिंग है और दिल्ली में मिनिमम वेजेस 15,000 रुपए से ऊपर है। तो कंपनी चाहेगी तो किसी का पीएफ नहीं काट सकती,
क्योंकि कानून है कि अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम में आपका तनख्वाह 15,000 से ऊपर हो तो मालिक को हक है कि आपका पीएफ न काटे, तो वो तो किसी का पीएफ नहीं काटेगा, क्योंकि 15,000 से नीचे तो तनख्वाह बना ही नहीं सकता, मिनिमम वेज में फंसेगा। तो 15,000 से ऊपर तनख्वाह है तो पीएफ से सारे लोग छूट जाएंगे। यह गरीबों के हक मारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी को यह जरूर सोचना चाहिए था कि पीएफ की सीलिंग एटलीस्ट 25 रुपए बढ़ाया जाए, क्योंकि 25,000 रुपए आम तनख्वाह है दिल्ली में मजदूर को छोड़ करके। कोई भी क्लर्क 25-30 हजार से नीचे नहीं है और पीएफ उसको नहीं मिल रहा है। यह सीधा बचत है एक गरीब आदमी को जिसके पास आमदनी का और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, और इसी को बढ़ाते हुए प्रवीण जी से चाहूंगी कि प्रवीण जी आप समझाइए कि ये बचत किस तरीके से होगी, अगर एक उदाहरण के साथ समझाइएगा। ये जो नया टैक्स स्लैब आया है इसमें कितनी बचत होगी, कितनी इनकम पर? जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है उनको 84,000 टैक्स की बचत हो रही है। हमारा जो नया स्लैब है हमारा, आपको नया स्लैब बताता हूँ, नया स्लैब क्या हमारा आया है। अप टू 4 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है, 8 से 12 तक 10% टैक्स है, 12 लाख से 16 लाख तक 15% है, 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स है, 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स है और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। तो इससे हमें लगभग 84,000 रुपए टैक्स की हमें सेविंग होगी जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है। और जो सैलरीड पर्सन है उनको 12,65,000 के तक टैक्स नहीं देना है। तो इसके हिसाब से काफी टैक्स की बचत हमारी हो रही है। 84,000 काफी ज्यादा अमाउंट होती है एक मीडियम वर्ग के लिए। 7,000 पर मंथ की अमाउंट हम टैक्स बचाएंगे जिनकी 12 लाख नीचे है। तो ये एक अपना आप एक अच्छी बचत है इसके अंदर। बिल्कुल, देखिए बचत भी अच्छी हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट से जिस तरीके से उम्मीदें थी वो लोगों की लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। मनीष जी आपके पास आऊंगी, एक आखिरी कमेंट आपका भी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बजट में ये देख रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या जोर दिया जाएगा, क्योंकि रीढ़ है वो तो हमारी अर्थव्यवस्था की, ऐसे में उस सेक्टर में जो फोकस किया गया है वो कितना कैसा लग रहा है आपको? नहीं, फोकस काफी किया गया। जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने काफी जो है प्रावधान इसमें इन्वेस्टमेंट और इस किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के अंदर जो लोन का, पहले जो लोन 3 लाख का, जो 3 लाख तक लोन ले सकते थे किसान और फार्मर्स जो है, वो इसको 5 लाख तक लिमिट कर दिया गया है। अब 5 लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड लेके उस पे दे कैन अवेल दी लोन और अप टू 5 लाख रुपीज। तो किसानों के लिए काफी किया गया है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें, जो प्रवीण जी ने बताया हमें कि 12 लाख तक हमारा 84,000 तक की जो है हमारी एग्जम्पशन है, लेकिन जैसे ही लिमिट, क्योंकि इसमें जो एग्जम्पशन है वो सेक्शन 87A के अंदर होती है, जो उन्होंने 60,000 रुपीज की एग्जम्पशन दी हुई है। और ये जो है जैसे ही अगर लिमिट आपकी इनकम जो है 12 लाख से ऊपर जाएगी तो उसके बाद जो है आपकी जो है जो टैक्स बेनिफिट है वो आपका जो है खत्म हो जाएगा और आपको जो 87A की रिबेट है वो आपको नहीं मिल पाएगी। उसमें आपका जो है आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये उन्हीं के लिए, और कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, माना कोई कैपिटल गेन टैक्स में इनकम है तो उसके पे भी इसका बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ जो आपकी नॉर्मल इनकम आ रही है आपकी सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी पे, और देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट है और जो समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी बूस्ट हो और साथ ही साथ मध्यम वर्गीय को भी राहत मिले, वो देखने को कुल मिलाकर इस बजट में मिला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।